तेलंगाना भर में हैदराबाद एक ऐसा लोकसभा हलका है जहां पर मुसलमान वोटर्स की तादाद ज्यादा है। इस हलके में हमेशा वोटिंग का फीसद बेहद कम दर्ज होता है। इस बार पोलिंग फीसद में इजाफे के लिए MIM खुसूसी मुहिम चला रही है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी अपने हर इंतखाबी जलसे में वोटिंग फीसद में इजाफे की आवाम से अपील कर रहे हैं। खास रिपोर्ट। हल्के लोकसभा हैदराबाद में चार मीनार, मक्का मस्जिद और गोलकुंडा किला जैसे कदीम तारीखी इमारतें मौजूद हैं। पुराने शहर हैदराबाद में आजादी के बाद से आज तक सिर्फ दो पार्टियों का ही कब्जा रहा। मुल्क की आजादी के बाद से शुरुआत के 30 साल तक हैदराबाद पर कांग्रेस का कब्जा रहा। फिर इसके बाद से अब तक MIM का कब्जा है। हैदराबाद में जुमला 19,59,490 वोटर्स हैं, जिसमें 60% यानी कि 11,75,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। हर मर्तबा लोकसभा हैदराबाद में 60 से 70% वोटिंग होती है। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में MIM की जानिब से पार्टी सदर असदुद्दीन ओवैसी मुकाबला कर रहे हैं, जबकि TRS की जानिब से P श्रीकांत मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी ने फिरोज खान को मैदान में उतारा है। BJP की टिकट पर भगवंत राव मुकाबला कर रहे हैं। आजादी के बाद से अब तक हैदराबाद में जुमला 16 मरतबा इंतखाबात हुए, जिसमें 8 मरतबा MIM पार्टी ने कामयाबी हासिल की। 1957 से लेकर 1984 तक हल्के लोकसभा हैदराबाद पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 1984 में हुए आम इंतखाबात में सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने पहली मरतबा आजाद उम्मीदवार की हैसियत से कामयाबी हासिल की। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी लगातार 5 मरतबा कामयाब हुए। 2004 से असदुद्दीन ओवैसी हल्के लोकसभा हैदराबाद से मुकाबला कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी 3 मरतबा हैदराबाद से MP मुंतखब हुए हैं और अब चौथी मरतबा कामयाबी के लिए तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान वोटिंग फीसद में इजाफे की अवाम से अपील की। वोटिंग फीसद में कमी पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी तशवीश का इजहार किया। किशनबाग इलाके में मुनक्किदा जलसे से खिताब के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने वोट का इस्तेमाल करने का अवाम को मशवरा दिया। उस पोलिंग परसेंटेज में इजाफा करने की बेहद जरूरत है। आपको छुट्टी इसलिए दी जाती है कि आप निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करें, और ये बहुत जरूरी है कि जमहूरियत में आप अपना वोट इस्तेमाल करिए। बल्कि मैं तो आपसे ये भी कह रहा हूं कि अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो मेरे खिलाफ जाकर वोट डालिए, मगर जरूर वोट का इस्तेमाल करिए। क्या 5 बरस में एक मर्तबा वोट के जरिए अपना हक अदा नहीं कर सकते? दिल को तकलीफ होती है मेरे भाई, बहुत तकलीफ होती है। खुदारा समझो, मुल्क के हालात को समझो। क्या है हालात, कैसे है हालात, किस तरीके से हमको हालात का मुकाबला करना है। खुदारा वक्त की नजाकत को महसूस करो। हालिया असम्बली इंतखाबात में भी पोलिंग फीसद में इजाफे के लिए MIM ने मनसूबा बंदी की थी। इस बार भी पोलिंग फीसद में इजाफे के लिए मनसूबा बंदी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हल्का लोकसभा हैदराबाद के कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद फिरोज खान ने अपनी इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। फिरोज खान ने चादरघाट और दीगर इलाकों का पैदल दौरा किया। इस मौके पर फिरोज खान ने कहा कि हैदराबाद लोकसभा हल्के में कांग्रेस का मुकाबला मजलिस से है और BJP ने मजलिस की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए बेहद कमजोर उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता 40 बरसों से पुराने शहर की तरक्की को नजरअंदाज करके रखा गया है। मकामी जमात ने पुराने शहर में तारीकी फैला दी है और कांग्रेस इस तारीकी को खत्म कर देगी। चेंज चाहती, पब्लिक को एक अल्टरनेटिव होना, पब्लिक को एक बदलाव होना, और वो बदलाव कांग्रेस की शक्ल में और फिरोज खान की शक्ल में पब्लिक देख रही। और इंशाल्लाह 11 के दिन आप ये बदलाव देखेंगे। गरीबों के लिए सही स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, मेट्रो रेल नहीं है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है। पूरा हैदराबाद के दूसरे एरियाज कितना डेवलप हो रहे हैं देखिए आप। ये एरिया क्यों डेवलप नहीं हो रहा? क्योंकि MIM डेवलप करना नहीं चाहती, क्योंकि MIM ये समझती अगर से ये शरीफ आवाम जो है हैदराबाद की, इनको हम डेवलप कर देंगे तो इन्हों हमारे को वोट नहीं डालेंगे, तो इनको गरीब रखना है, इनको डरा के वोटां डलवा लेने का है, बोकस वोटिंग करके हम जीतते। ये ट्रेंड चल रहा, एक माहौल चल रहा,
माहौल में हैदराबाद को डेवलप कर देंगे तो हम हुकूमत से चले जाएंगे। बेहतरीन तगड़ा कैडर है हमारे पास और ये कैडर बराबर बूथों में बैठेगा और जद्दोजहद करेंगे। बोका सोट जितने चाहे हम उतने रोकेंगे और एक फर्क, एक बदलाव इंशाल्लाह बराबर लेके आएंगे। तेलंगाना में कांग्रेस छोड़कर टीआरएस का दामन थामने का सिलसिला लगातार जारी है। यल्लारेड्डी के रुकने असेंबली जे सुरेंद्र ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने और टीआरएस में शामिल होने की तफसीलात बयान करते हुए एक बाकायदा लेटर जारी कर दिया। सुरेंद्र ने बीती रात टीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव से मुलाकात की और टीआरएस में शामिल हो गए। जे सुरेंद्र कामारेड्डी जिले के यल्लारेड्डी असेंबली हलके से कांग्रेस के टिकट पर दिसंबर में हुए इंतखाबात में कामयाब हुए थे। जे सुरेंद्र रेड्डी कांग्रेस छोड़कर टीआरएस में शामिल होने वाले 10वें रुकने असेंबली हैं। वाज़ेह है कि तेलंगाना असेंबली के 119 सीटों में से कांग्रेस ने 19 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। अब कांग्रेस से मुंतखब आधे से ज्यादा अरकान असेंबली टीआरएस में शामिल हो चुके हैं। टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट एपी जितेंद्र रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो तेलंगाना के महबूब नगर पार्लिमानी हलके से 2014 में टीआरएस के टिकट पर मुंतखब हुए थे। जितेंद्र रेड्डी ने बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह से दिल्ली में खास मुलाकात करते हुए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। रुकन पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी को इस मरतबा टीआरएस पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, इसीलिए वो पार्टी क़यादत से नाराज हो गए थे। जितेंद्र रेड्डी लोकसभा में टीआरएस के फ्लोर लीडर भी थे। लोकसभा इंतखाबात की सरगर्मियों में शिद्दत पैदा हो गई है। 29 मार्च को तेलंगाना के सीएम केसीआर हल्का लोकसभा नलगुंडा के उम्मीदवार की नरसिम्हा रेड्डी की तायद में मिरियालगुड़ा इंतखाबी रैली से खिताब करने वाले हैं। जिला इंतजामिया और पुलिस ने ट्रैफिक के रुख को दूसरी जानिब मोड़ दिया है। मिरियालगुड़ा से गुंटूर जाने वाली ट्रैफिक को सूर्यपेट विजयवाड़ा की तरफ और मिरियालगुड़ा से गुंटूर जाने वाली ट्रैफिक को नागार्जुन सागर माचरल्ला से गुंटूर रवाना किया जाएगा। मिरियालगुड़ा से हैदराबाद और नलगुंडा की तरफ आने वाली ट्रैफिक को निरडू चिरला ग्रेडेपल्ली से सूर्यापेट रवाना किया जाएगा। जिला एसपी ने बताया कि टीआरएस की रैली के लिए सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। इंतखाबी मुहिम के लिए कौमी लीडर्स तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस से राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी 1 अप्रैल को तेलंगाना का दौरा करेंगे। राहुल तेलंगाना में 3 रैलियों से खिताब करने वाले हैं। राहुल गांधी जहीराबाद, नागर कर्नूल और वन्नापुर्ती में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। वाज़ेह है कि तेलंगाना में कांग्रेस लोकसभा इलेक्शन में तनहा मुकाबला कर रही है। असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने तेलुगुदेशम, टीजेएस और लेफ्ट पार्टियों से इत्तेहाद किया था। ప్రపంచంతో పోటీ పడే విధంగా అభివృద్ధి చెందాలని ఆలోచన చేసే ఒక గొప్ప దార్శనికుడు కాబోయే ప్రధానమంత్రి రాహుల్ గాంధీ గారు రేపు 1వ తారీఖు నాడు ఈ ప్రాంతానికి వస్తా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా జహీరాబాద్ ప్రాంతంలో 12 గంటల సమావేశానికి ఇక్కడ బహిరంగ సభలో పాల్గొంటారు. మేము చెప్తా ఉన్నాం, రాహుల్ గాంధీ గారికి ఓటు ఇవ్వండి, తెలంగాణ ఇచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు తెలపండి, 16 సీట్లు నాకు ఇవ్వండి, ఈ దేశాన్ని వెళ్తానని చెప్తా ఉన్నాడు. 16 సీట్లతో దేశాన్ని ఏ రకంగా వెళ్తాడు? ఇది కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీ సంబంధించిన నరేంద్ర మోడీ గారికి మద్దతు ఇచ్చి ఆ మద్దతుతో తను ఈ రాష్ట్రంలో చేస్తున్నటువంటి అవినీతి కార్యకలాపాల పైన ఎటువంటి చర్యలు లేకుండా చేసుకోవడం కోసమే 16 సీట్లు కావాలని అడుగుతూ ఉన్నాడు. साइबराबाद पुलिस कमिश्नर सजनार ने कहा कि साइबराबाद पुलिस लोकसभा इंतखाबात के लिए बिल्कुल तैयार है। इंतखाबात को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए तमाम तर कोशिशें भी जारी है। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। మనకు దాదాపు మన దగ్గర 7 పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యున్సీస్ ఉన్నాం మన సైబరాబాద్ ఏరియాలో. మేజారిటీ మనకు ఈ చేవిల్లా కాన్స్టిట్యున్సీ ప్లస్ మల్కాజ్గిరి మన మెయిన్ పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యున్సీస్. ఇంకా కొన్ని చోట్ల నాగర్ కర్నూలు వస్తుంది, అమన్గల్ ఏరియా అంతా నాగర్ కర్నూలు కింద వస్తుంది. మహబూబ్ నగర్ అంటే మనకు షాద్ నగర్
సబ్ డివిజన్ అంతా అక్కడ వస్తుంది. మేదక్కు ఒక పోలీస్ స్టేషన్ వస్తుంది మనకు, ఆర్సీపురం పటాన్చెరు కాన్స్టిట్యూన్సీ. సికింద్రాబాద్ సనత్ నగర్ వస్తుంది. హైదరాబాద్ అంటే రాజనగర్ ఏరియా కొన్ని బూత్స్ మన దగ్గర వస్తున్నాం. సో అన్ని చోట్ల కూడా మనం చాలా పక్కద్బందీగా బందోబస్తు ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మన దగ్గర 1102 లొకేషన్స్ ఉన్నాం. 102 లొకేషన్స్ ఉన్నాం. దాదాపు 2868 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాం. అన్ని చోట్ల కూడా మనము బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू हैदराबाद दौरे पर है। नायब सदर जमहूरिया का तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर हुक्काम ने बेगमपेट एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। दुनिया भर की निगाहें हिंदुस्तान के इलेक्शन पर हैं। मरकज और तेलंगाना हुकूमत की पॉलिसीज और फलाही स्कीमात का जायजा लेने के मकसद से बरे-आज़म एशिया के मुख्तलिफ ममालिक के सिविल सर्वेंट्स हैदराबाद के दौरे पर हैं। इस दौरान बढ़ती हुई आलमी मईशत में माली, समाजी और ज़राअत के अलावा दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। 11 रोज़ा ट्रेनिंग की तकमील के बाद इख्तामी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में शरीक नौजवान सिविल सर्वेंट्स ने बेपनाह खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। साइबराबाद पुलिस ने महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया। पुलिस ने 22 तोले जेवरात और दीगर कीमती अशिया को जब्त कर लिया। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर सजदार ने बताया कि अशोक नामी शख्स तेलंगाना के अलावा महाराष्ट्र में भी चोरी की कई वारदातों में मुलविस रहा है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी से तंग आकर अशोक ने चोरी का ये रास्ता इख्तियार किया। अशोक महाराष्ट्र में होमगार्ड की भी खिदमत अंजाम दे चुका है और वो ट्रेन के जरिए हैदराबाद आता था और चोरी करके महाराष्ट्र चला जाता था। లొకాలిటీస్ అక్కడ తిరుగుతూ ఆఫెన్స్ చేసి మళ్ళీ అక్కడ పోయి కొంత బాగా లావిష్ లైఫ్ స్టైల్కి అలవాటు పడినారు. గ్యాంబ్లింగ్కు, మటకాకు, పెద్ద పెద్ద హోటళ్ళు ఉండడము, చాలా లావిష్ లైఫ్ స్టైల్ చేస్తూ డబ్బులంతా జల్సా చేసేవాడు. తర్వాత మళ్ళీ డబ్బులు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ఆఫెన్స్ చేసేవాడు. సో ముఖ్యంగా ఈరోజు దాదాపు 15 కేసెస్ను డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. దాదాపు 62 తులాలు గోల్డ్ని ప్లస్ ఆల్మోస్ట్ వర్త్ ఆఫ్ 20 lakhs చేయడం జరిగింది. मेडचल जिले के कापरा मंडल में बरकी शॉक से एक मजदूर की मौत हो गई। घर की तामीर के लिए पिलर की खुदाई की जा रही थी कि इस दौरान इलेक्ट्रिक मशीन का करंट लगने से मजदूर की मौत हुई। महलूक मजदूर के रिश्तेदारों ने इस वाक़े के लिए मकान मालिक को जिम्मेदार ठहराया। मुतासिरीन ने इंसाफ का भी मुतालबा किया। बसूरत दीगर अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करने की धमकी दी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। कुछ खेल की भी बात कर लें। हैदराबाद के इलाके उप्पल में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कल आईपीएल मैच खेला जाने वाला है। रात 8 बजे हैदराबाद सनराइजर्स और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान मुकाबला होना है। रचाकुंडा पुलिस ने मैच के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने कहा कि मैच के लिए 2800 पुलिस अमले को तैनात किया गया है। 300 सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। इन्हें क्रिकेट शायकीन से स्टेडियम में खाने पीने की अशिया और हेलमेट न लाने की भी अपील की है। 12th edition T20 క్రికెట్ మ్యాచెస్ రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం ఉప్పల్ రేపటి నుంచి అది జరుగుతున్నాయి. సో రేపు సాయంత్రం 8 గంటలకి సన్ రైజర్ హైదరాబాద్ అండ్ రాజస్థాన్ రాయల్ ఆ మ్యాచ్ అది షెడ్యూల్ ఉంది. ఈ 300 సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఇప్పుడు మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాము. స్టేడియం లోపల కెమెరా ఉన్నాయి, స్టేడియం బయట కెమెరా ఉన్నాయి, ఈవెన్ పార్కింగ్ లాట్స్లో కూడా కెమెరాతో కవర్ చేస్తున్నాము. ఒక జాయింట్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ రూమ్ ఇక్కడ సౌత్ సైడ్ మనం ఓపెన్ చేసాం. మన అందరికీ మొబైల్ ఫోన్ పర్మిషన్ ఉంది. పవర్ బ్యాంక్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్. ఇయర్ ఫోన్స్ క్యారీ చేయొచ్చు. స్టేడియం లోపల హెల్మెట్ పర్మిషన్ లేవు. ల్యాప్టాప్స్ నాట్ అలౌడ్. కెమెరా, తర్వాత మ్యాచ్ బాక్స్, బైనాక్యులర్, బ్యాటరీస్, తర్వాత బ్యాగ్స్ నాట్ అలౌడ్. లేడీస్ అది పెద్ద పెద్ద పర్స్ క్యారీ చేస్తున్నారు. ఆ పెద్ద పర్స్ అది అలౌడ్ చేయట్లేదు. చిన్న క్లచ్ లాగా ఉంటే దట్ ఐటమ్స్ ఆఫ్టర్ చెకింగ్ విల్ బి అలౌడ్. తర్వాత బ్యానర్స్ నాట్ అలౌడ్. సిగరెట్, లైటర్, కాయిన్స్ అవుట్ సైడ్ ఈటేబుల్ ఇది
పర్మిషన్ లేవు, వాటర్ బాటిల్స్ పర్మిషన్ లేవు. और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। मोदी और केसीआर आंध्र प्रदेश के दुश्मन, जगनमोहन रेड्डी रियासत के गद्दार। अनंतपुर में इंतखाबी रैली से चंद्रबाबू नायडू का खिताब। जगनमोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण को बनाया तनकीद का निशाना। कहा तेलुगु देशम हुकूमत की बदनवानी में जनसेना सदर भी बराबर के जिम्मेदार। आंध्र प्रदेश में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम तेज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कर्नूल में रैली कल। तेलुगु देशम के इल्जामात का जवाब देंगे पीएम। और वाईसीपी लीडरों के फोन टैपिंग का मामला एपी हाईकोर्ट में हुई समाअत। जुमे को होगी अगली सुनवाई। आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने अपनी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल कर्नूल में एक इंतखाबी रैली से खिताब करने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी कर्नूल में बीजेपी की इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। बीजेपी लीडर सुनील ने कहा कि तेलुगु देशम ने वज़ीर-ए-आज़म पर एपी से नाइंसाफी का जो इल्जाम लगाया है उसका वो जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म रैली के दौरान तेलुगु देशम के इल्जामात का जवाब देंगे। मोदी साहब जो है यहाँ पर आ रहे हैं 29 मार्च को, तो यहाँ पर कितनी पब्लिक आ सकती है, किन किन स्टेट से आ रही है, ये इसका कुछ आइडिया आप दे सकते हैं सर? केवल अनंतपुर और कुरनूल, ये 2 लोकसभा क्षेत्र से और नंदियाल लोकसभा क्षेत्र से यहाँ पर लोग आएंगे। 3 पार्लियामेंट के लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। पिछले दिन जब हमारे सीएम साहब आए थे कर्नूल के विजिट में, तो बहुत सारा जो है बीजेपी पर इल्जाम लगाया, लोग अनाप शनाप बक दिया जैसा आपने कहा, तो इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या विजन? देखिए, केंद्र ने आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य होने के कारण जो कुछ भी केंद्र का कर्तव्य था उस कर्तव्य को पूरी तरह से पालन किया। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जितनी चीजें 10 साल में देने के लिए उस एक्ट में कहा गया था, उसमें से 90% चीजें ये 5 वर्ष में ही मोदी जी ने दे दी। जैसे विशाखापट्टनम रेलवे जोन की बात आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कहा गया था कि इसकी संभावनाओं की आप तलाश करो, संभावनाएं तलाशो, अगर संभावना है तो फिर इसको दे दो। तो संभावना ढूंढने के लिए 10 साल दिए थे, हमने संभावना ढूंढकर 10 साल के क्या 5 साल के अंदर रेलवे जोन दे दिया, वाइजैक रेलवे जोन दे दिया। बीजेपी नेशनल सेक्रेटरी सुनील देवरा साहब थे, इन्होंने बताया कि जितने भी इल्जाम टीडीपी ने लगाए हैं वो बेबुनियाद है। उसका जवाब देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 29 मार्च को जो है कर्नूल आ रहे हैं। कर्नूल से मैं सैयद कुदरतुल्लाह खादरी। अनंतपुर के पट्टापुर्ती में तेलुगु देशम पार्टी की इंतखाबी मुहिम में एन चंद्रबाबू नायडू ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने अपोजिशन लीडर जगनमोहन रेड्डी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर जमकर तनकीद की और कहा कि नरेंद्र मोदी केसीआर रियासत के दुश्मन हैं जबकि जगनमोहन रेड्डी रियासत के गद्दार हैं। जलसे से खिताब के दौरान एक ज़ईफ खातून ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू उनके बड़े बेटे की तरह हैं। तेलुगु देशम हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली पेंशन के सबब ही वो अपनी जिंदगी गुजार रही है। और जलसे के इख्तिताम के बाद चंद्रबाबू नायडू ने इस ज़ईफ खातून को साइकिल पर बिठाया। రెడ్డి గారు అతిపెద్ద మెజార్టీ రావాలి. 2014లో కాంగ్రెస్ కే గతి పట్టిందో ఆ గతిని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి పడాల్సిన అవసరం ఉంది. నరేంద్ర మోడీ, కేసీఆర్ మన రాష్ట్ర విరోధులైతే రాష్ట్ర ద్రోహి ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. మన రాష్ట్రంలో పుట్టి जगनमोहन रेड्डी ने एन चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण दोनों को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि रियासत में बदनवानी को फरोग देने के लिए नायडू के साथ साथ पवन कल्याण भी बराबर के जिम्मेदार हैं। उन्होंने अपने चाचा विवेकानंद रेड्डी के कत्ल पर इल्जामात आयद करने की भी मजम्मत की। కుటుంబంలోనే మా చిన్నాన్న గారికి జరిగినట్టుగానే ఇదే మీ కుటుంబంలోనే
ఎవరినైనా బాబు మనుషులు ఇలాగే హత్య చేస్తే ఆ హత్య చేసింది హత్య వాళ్ళే చేయించి పోలీసుల చేత వాళ్ళ పోలీసుల చేతనే ఎంక్వైరీ చేయించి ఆ తర్వాత వాళ్ళ పత్రికల్లోనే వాళ్ళ ఎల్లో మీడియాలోనే వాళ్ళ టీవీల్లోనే దాన్నే వక్రీకరిస్తూ మీ బంధువులే ఆ పని చేశారు, మీరే ఆ పని చేశారు అని చెప్పి వాళ్ళందరూ అంటే మీకు నచ్చుతుందా పార్ట్నర్ గారు అని అడుగుతా ఉన్నాను ఈ పార్ట్నర్ గారిని, యాక్టర్ గారిని. 2014 ఎన్నికల్లో जनसेना सदर पवन कल्याण ने कहा कि वो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए नहीं बल्कि आवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आज सड़कों पर फिर रहे हैं। उन्होंने तेलुगुदेशम और वाईएसआरसीपी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जगन और नायडू ने मुसलमानों को सियासत में हिस्सेदार नहीं बनाया। जनसेना पार्टी समाज के हर तबके से इंसाफ करेगी। పార్లమెంట్ సభ్యులుగా పెట్టారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేయగలరా? చంద్రబాబు గారు చేయగలరా? పవన్ కళ్యాణ్ చేయగలరు? నిజంగా ఎందుకు చెప్తున్నారు ఈ మాట అంటే, ముస్లింలు బాగు కావాలని కోరుకుంటే వారిని రాజకీయాలు తీసుకురండి, వారికి అండగా ఉండండి, వారి రైతుపడతాలను గుర్తించండి, వారికి ఏం కావాలో చేయించండి. అంతేగాని ఊడిగం చేయించుకొని రోడ్డు మీద వదిలేసే వ్యక్తిని కాదు నేను. మీరు శ్రమపడతానంటే పలు భుజాల మీద ఎక్కించిన వ్యక్తిని జనసేన. అందుకనే శాంతి గారిని రాజంపేట పార్లమెంట్ మనకి అభ్యర్థిగా నిలబెడుతున్నాం. और वहीं कड़पा में वाईएसआरसीपी कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी मुहिम जारी है। जगनमोहन रेड्डी की बीवी वाईएस भारती ने भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया है। वाईएस भारती ने जिला कड़पा के पल्लीवेंदुला में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान वाईएस भारती ने पल्लीवेंदुला के इलाके इस्लामपुर, प्रशांत नगर, आरटीसी बस स्टैंड में पैदल दौरा करते हुए वोटर से मुलाकात की और वाईसीपी को कामयाब बनाने की अपील की। फोन टैपिंग मामले को लेकर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। वाईसीपी लीडर रामकृष्ण रेड्डी ने आंध्र प्रदेश डीजीपी और इंटेलिजेंस डीजी पर उनके फोन की रिकॉर्डिंग करने का इल्जाम आयद करते हुए हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी। दरख्वास्त गुजार के वकील के बयान को सुनने के बाद अदालत ने फैसले को जुमे तक के लिए महफूज रखा है। दरख्वास्त गुजार रामकृष्ण रेड्डी का कहना है कि तेलुगुदेशम हुकूमत महकमा पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है, साथ ही वाईसीपी के कई लीडरों के फोन टैप कर रही है। वाईएसआरसीपी ने इस बार हल्का कर्नूल पार्लिमानी नशिस्त डॉक्टर संजीव कुमार को दी है। डॉक्टर संजीव कुमार एक मशहूर सर्जन हैं। उन्होंने सिर्फ 28 दिन पहले ही सियासत में कदम रखा था। हमारे नुमाइंदे सैयद कुदरतुल्लाह कादरी ने उनसे खास बातचीत की है। यूरोलॉजिस्ट हैं, बेहतरीन सर्जन हैं। उन्होंने जो है हाल ही में सिर्फ 28 दिन पहले सियासत ज्वाइन की है, सियासत में अपना कदम रखा है। एज ए डॉक्टर मैं हजारों को सेवा करते थे। अभी पॉलिटिशियन होने के बाद लाखों में मैं सेवा कर सकता हूं, इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आ गया। और दूसरी बात है, जगनमोहन रेड्डी साहब को देख के उनका कमिटमेंट टुवर्ड्स पब्लिक वो देख के मुझे इंस्पिरेशन हुआ। तो मैं जगन सर के साथ मेरा जीवन पूरा उनके साथ रहने के लिए मैं सोच के पक्का निर्णय करके इधर आ गया। मैं क्या आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं? तो नंबर 1 प्रॉब्लम है पीने का पानी और ड्रेनेज सिस्टम, रोड सिस्टम बहुत प्रॉब्लम है। अगर इंसान अच्छा जीना बोले तो क्लीन वाटर होना नंबर 1 है। अगर क्लीन वाटर नहीं लिया तो हेल्थ प्रॉब्लम आएगा। तो इंसान का सारे प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम्स 80% गलीज पानी के वजह से आ रहा। तो मेरा पहला एम रहता कि मैं उनको अच्छा पानी दूं। जब महानेता वाईएसआर था उनका आरोग्यश्री बिल्कुल गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा था। वो आरोग्यश्री देख के कम से कम 14-15 स्टेट्स कॉपी किया। और मोदी साहब भी मोदी केयर बोल के नया स्कीम लाया, वो भी आरोग्यश्री देख के लाया। और अमेरिका में ओबामा केयर बोल के भी आया, तो वो भी आरोग्यश्री का कॉपी है। तो ये मशहूर हो गया, सारा दुनिया मशहूर हो गया। तो बुलेटिन में इतना ही। आदाब।